Hello, my lovely students out there. This is ARK representing an Arcanine. Dear all, dear all, dear. This session is going to be very important. क्यों सर, क्यों इम्पोर्टेंट होने वाला है? बिकॉज यू नो व्हाट, ऑफ कोर्स हम लोग बात कर रहे हैं आईबीसी की. आईबीसी याद रखिएगा, अभी मैं बोलूँ ना यू नो व्हाट, एक बहुत ही जबरदस्त लेवल पे यू नो व्हाट टॉक ऑफ द टाउन है. टॉक ऑफ द टाउन है सर, ऑफ कोर्स, क्योंकि इसने बहुत सारे यू नो व्हाट रिफॉर्म्स लेके आया. कई सारे एक्ट्स को जो थे यू नो व्हाट उनके अंदर अमेंडमेंट्स किए. कुछ एक्ट्स को बोला बाय बाय, मतलब कुछ एक्ट्स को बाय बाय कर दिया. सो आईबीसी जब मैं बात करने वाला हूं तो इंपॉर्टेंट तो टॉपिक बेहतरीन लेवल पर होने वाला है. बिकॉज आईबीसी जब हम बात कर रहे हैं बेटा, तो इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी की कोड की बात करें तो 2016, उसके अलावा उसके अमेंडमेंट्स की हम बात करेंगे. ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है, साथ के साथ याद रखिएगा स्कोरिंग भी है. एग्जाम के पर्सपेक्टिव से स्कोरिंग भी है और इंटरेस्टिंग भी है. आगे फ्यूचर में आप लोग चाहें तो इस ऑफकोर्स इस टॉपिक के अंदर जाके अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं. हाँ जी, मैं सब डिटेल में बताऊंगा, ठीक है. और अच्छा खासा आप अपना एक इमेज बिल्ड कर सकते हैं इन दिस सोसाइटी. एनीवेज, चलिए ये बिल्ड इमेज बिल्डिंग वगैरह सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे. पहले सीख लेते हैं कि एक्चुअली है क्या चीज़. ऑलराइट, सो जब बात कर रहे हैं इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी, तो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं हमेशा कहता हूं, देखो पहले पकड़ो उसका मीनिंग क्या है. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी दोनों एक चीज नहीं है, दोनों सेम नहीं है. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी दोनों ही डिफरेंट है. जब हम किसी पर्टिकुलरली पर्सन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है, लोग एक्चुअली ये मानते हैं कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी द बोथ टर्म्स आर सेम. इट इज नॉट लाइक दैट. दोनों सेम नहीं होते हैं, ये मैं पहले क्लियर करना चाहूंगा. और यहीं से आगे हम लोग टॉपिक बनाएंगे. जब हम इंसॉल्वेंसी कहना चाह रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि एक पर्सन ऐसा जो अपने डेट्स पे नहीं कर सकता, मतलब इनएबिलिटी टू पे हिज और हर डेट्स. बहुत सिंपल सी बात है. बैंक्रप्सी जब बात करते हैं तो वहां पर याद रखिएगा किसी लीगल अथॉरिटी की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है. मतलब सर, लीगल अथॉरिटी का मतलब जहां लीगल अथॉरिटी इस बात को कह देती है कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है ये अपने डेट्स को रीपे नहीं कर सकता है, वो सिचुएशन को हम बोलते हैं बैंक्रप्सी. तो अगर ध्यान से कहा जाए तो पहली स्टेज जो है वो है इंसॉल्वेंसी, जब एक पर्सन अपने डेट्स को पे ऑफ नहीं कर सकता है. और उसके बाद जब हम देखते हैं, जबकि एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि दिस पर्सन इज बैंक्रप्ट, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? बैंक्रप्सी. अब याद रखना, यही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अराइज होता है. जब ये वर्ड हम यूज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, मतलब इंडिविजुअल के लिए, तो हम आप वर्ड यूज करेंगे बैंक्रप्सी. लेकिन जब ये किसी बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी के लिए बात करेंगे तो हम बोलेंगे इसी वर्ड का लिक्विडेशन. जैसे लिक्विडेशन, ऑफ कोर्स आप लोग थोड़ा बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाता है, मतलब पहला स्टेज क्या होगा? इंसॉल्वेंसी. फिर कंपनी और कॉर्पोरेशन के केसेस में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेज लिक्विडेशन. लिक्विडेशन का मतलब कि कंपनी की एसेट्स को लिक्विडेटर कलेक्ट करेगा, सेल आउट करेगा एंड उससे आने वाले प्रोसीड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एज पर द वाटरफॉल अरेंजमेंट. सर, ये वाटरफॉल अरेंजमेंट क्या होता है? I'll tell you कि किसकी पहली प्रायोरिटी होगी, किसको पहले पैसा मिलेगा. जैसे हम एग्जांपल के तौर पर बोले, जो हमारा लिक्विडेटर होगा, भैया उसका लीगल तो फीस दे दो. ऑलराइट, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, ये सारी एस्पेक्ट में डिस्कस करता हूँ अभी. तो हमने पहले एक छोटी सी बात समझी. देखिए बैंक्रप्सी, अच्छा ये एक बात बड़ी मजे की बताऊंगा. देखो पूरे फैक्ट्स के ऊपर डिस्कस करूंगा, ठीक है ना. इंडिया की पहले हालत क्या थी, मतलब पहले कौन कौन से लॉज थे, ठीक है. और भी हिस्ट्री में डिटेल में जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ चाहूँगा कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को ना बहुत ही ध्यान से समझें, क्योंकि ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव के अलावा ना आपके करियर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, और उसके ऊपर तो जम के मैं आपको केस स्टडी प्रोवाइड करने वाला हूँ. सो आइएगा डिस्कस करते हैं. देखिए, अब तीन पहले यहाँ पे एस्पेक्ट्स को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे चलते हैं, ताकि आपको पहले ये बातें क्लियर होंगी तो हमारे लिए पढ़ना और समझना सारे टॉपिक को इजी रहेगा, ठीक है ना. इंसॉल्वेंसी की हम बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन और अ कॉर्पोरेशन टू पे देयर बिल्स एज व्हेन दे बिकम ड्यू एंड पेबल. इंपॉर्टेंट क्या कह रहा हूं, बात यहाँ इंपॉर्टेंट है. देखो यहाँ कह रहा है इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन, मतलब अभी एक स्टेट ऑफ अ पर्सन, एक स्थिति बता रहा है, सिचुएशन बता रहा है कि एक पर्सन है वो अपना यू नो डेट्स को पे ऑफ नहीं कर सकता. वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कॉर्पोरेट बॉडी भी हो सकती है. क्लियर. अच्छा, जब हम वर्ड यूज करते हैं बैंक्रप्सी तो हम क्या बोलेंगे? व्हेन अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड इनकैपेबल ऑफ पेइंग देयर ड्यूज एंड बिल्स. अब ये डिक्लेयर्ड कौन करेगा? डिक्लेयर कौन करेगा? या तो कोई कोर्ट कर रहा है मेरे बच्चों, कोर्ट कर रहा है,
या कोई लीगल अथॉरिटी करेगी उसको, ठीक है, कोई कोर्ट कर रहा है या फिर लीगल अथॉरिटी कर रही है, कोर्ट कर रहा है या फिर लीगल अथॉरिटी। इधर बोलते जब लिक्विडेशन, तो यहां पर देखो ये स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहा है बैंक्रप्सी, इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल्स, ठीक है, इंडिविजुअल्स हो गया, पार्टनरशिप फर्म्स हो गई, ठीक है, इनके लिए। बट जब हम बोलते हैं लिक्विडेशन तो एक स्पेसिफिकली इसकी बात कर रहा है कॉर्पोरेट्स की। क्लियर है? देखो अब द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कॉर्पोरेशन और इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी, ठीक है। जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो यहाँ पर किसके लिए बोल रहे हैं, कंपनीज हो गई या फिर बॉडी कॉर्पोरेट्स हो गई, ठीक है। तो बहुत पहले मैंने सिंपल सा बात यहाँ डिफरेंस बताया आपको, याद देखिएगा, ये घबराइएगा मत, मैं मॉड्यूल से भी आपको गाइड करूंगा, क्योंकि जिनका ओपन बुक एग्जाम है उनको मॉड्यूल से भी समझना जरूरी है, ठीक है। बाकी हाईलाइट करके रेडी रखें, आपके एग्जाम में काम आएगा। इसके अलावा आपको पहले मैं कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपको इजीली ग्रैब हो जाए। ऑलराइट, सो हमने क्या बात किया इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के अंदर। इंसॉल्वेंसी के अंदर मैं कहा कि सर एक्चुअली एक पर्सन जब एक इनकैपेबिलिटी होती है पर्सन की, जब अपने डेट्स को रिपे नहीं कर पाता है, वहीं जब हम बैंक्रप्सी की बात कर रहे होते हैं तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है, इसको कोर्ट ने या किसी लीगल अथॉरिटी ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये पर्टिकुलर पर्सन अपने डेट्स पे ऑफ नहीं कर सकता है, ठीक है। और जब हम कंपनी कॉर्पोरेशन के केसेस में बोलते हैं, बड़ी कॉर्पोरेट के केसेस में, तो हम उसे बोलते हैं लिक्विडेशंस। ये बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन राइज होता है कि सर आईबीसी की जरूरत क्यों। आपको एक बेटा एक छोटा छोटा बातें समझाता हूं, देखो समझो। यू नो व्हाट, बिफोर आईबीसी ना एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इंडिया में लॉस तो थे, याद रखिएगा लॉस तो थे बिफोर आईबीसी, ठीक है। लेकिन अगर मैं ध्यान से कहूं पहले और पुराने की अगर हम बात करें, 19 से पहले की बात करें, उस टाइम आईबीसी को लेके मतलब बैंक इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी को लेके कोई लॉ नहीं था। तो अगर मैं स्टार्टिंग की अगर फिर से बोलूं तो एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही इसे रिड्यूस किया, आईबीसी नहीं। आईबीसी से रिलेटेड बता रहा हूं, मतलब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी से रिलेटेड मैटर्स को किस तरह से रिजॉल्व किया जाएगा। लेटर ऑन से बहुत सारे लॉज आए, मैं बताऊंगा, अभी सब में जाऊंगा डिटेल में, ठीक है। बट आईबीसी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूं तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि इंडिया में किसी पर्टिकुलर पर्सन ने, मान लीजिएगा अगर किसी से पैसा लिया और पे ऑफ करने की बारी आई और वो पे ऑफ नहीं कर पाया, अगर उसकी फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी की वजह से या फिर कोई और डिफिकल्टी की वजह से जब वो पे ऑफ नहीं कर रहा है, तो मुझसे बोल रहे हैं इंसॉल्वेंट, ठीक है। अब यही मैटर चला कोर्ट में, और कोर्ट ऐसे मैटर को रिजॉल्व करने में, खत्म करने में करीबन 4.3 ईयर्स, मतलब लगभग ये एवरेज टाइम बता रहा हूँ, कम से कम 4.5 साल लगते थे एवरेज टाइम है ये, ठीक है। इससे ज़्यादा तो बहुत है, 6 साल 8 साल, ठीक है। मजे की बात है, पाकिस्तान 2 साल में खत्म कर देता था, ठीक है। यूके 1 साल में खत्म कर देता है, यूएस लगभग 2 साल के अंदर खत्म कर देता है। हमारी कंट्री ही ऐसे मैटर्स को वाइंड अप करने के लिए बड़ा ही डिले प्रोसेस फॉलो कर देती है। तो ऐसा लॉ का जरूरत तो था, ऐसा लॉ का जरूरत था जो होना चाहिए कंट्री के अंदर, जो खास तौर से ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आए कि जहाँ पर जहाँ एक पर्टिकुलर पर्सन की लायबिलिटी बन रही है पे ऑफ करने की, बट अगर वो पे ऑफ नहीं कर पा रहा है तो उसकी एसेट्स को कलेक्ट किया जाता है, आप जानते हैं, ठीक है। अब अल्टीमेटली ऐसे केसेस में क्या होगा, जब वो मामला कोर्ट में जाएगा तो अगर कोर्ट से ही जजमेंट आने में इतना टाइम लग जाएगा तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या आने वाला है। कोई जजमेंट होने का बेनिफिट हुआ, एक एंटरप्रेन्योर का लाइफ डिस्टर्ब हो गया, मतलब उसका बिजनेस खत्म हो गया, इकोनॉमिकली अगर देखा जाए सब डिस्टर्ब हो गया, कंपनी का वर्कर लोग डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस जो होंगे वो बचेंगे यार पैसा देने से, और सिर्फ हायर जो बड़े लार्ज कॉर्पोरेट बॉडीज होंगे सिर्फ उनको ही लैंडिंग्स प्रोवाइड करेंगे, लैंडिंग फंड्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। सो ये सारी एस्पेक्ट्स होने की वजह से क्या कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप हो पाएगी? आंसर इज नो। That's why I'm saying कि इसका रिफॉर्म होना बहुत जरूरी था। तो कहता है कि जो स्पीड ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स इन द कंट्री, स्ट्रेस एसेट्स, अभी मैं बताऊँ आपको सारा ग्रुप के अंदर भी ये था, जब पे ऑफ करने का टाइम आया, याद देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ एक डेटा के थ्रू, 4000 करोड़ की जो एसेट्स थी, और जब वो पे ऑफ करने का टाइम आया जजमेंट के बाद में तो उसकी वैल्यूएशन अराउंड 750 करोड़ रह गई। 4000 करोड़ की वैल्यू जी जिस एसेट्स की, हाँ जी। तो यहाँ ऐसे लॉस की जरूरत हमें रही है ताकि क्या हो सके, स्ट्रेस एसेट्स को, याद रखिए क्या किया जा सके, रिजॉल्व किया जा सके इशूज को, ठीक है। फिर कहता है एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, एलएलपी एंड कॉर्पोरेट्स। अब यार इससे पहले ना, आईबीसी से पहले नंबर ऑफ लॉज थे यार। नंबर ऑफ लॉज का मतलब इंडिविजुअल और पार्टनरशिप के लिए अलग लॉज हैं,
ठीक है, LLPs के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए। यहाँ क्या कर रहे हैं, उन्होंने कंसोलिडेट किया है, आईबीसी ने क्या किया, कंसोलिडेट किया, ऐसे अलग अलग एक्ट्स को मिला के एक एक्ट बनाया हमने, ठीक है। अथॉरिटी टू डिसाइड इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन विद इन 180 डेज। जी हाँ, अब ये भी बोला गया, अथॉरिटी कौन है बताऊंगा अभी यहाँ पर, जो अभी हम जाएंगे, ठीक है, अभी डिटेल में जाएंगे, मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा नहीं, बट क्योंकि हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं टॉपिक को अच्छे से। और सो अथॉरिटी यहाँ पर जब हम लोग बोलेंगे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अंदर हम बात करेंगे तो NCLT इसके हम बेंच बनाएंगे, जी हाँ, जहाँ इस मैटर की हियरिंग्स होंगी। तो जनरली ये कहा गया है कि इनको आपको कितना टाइम के अंदर, 180 डेज के अंदर रिजॉल्व करना है। ऑलराइट, बड़ा रिफॉर्म है और 90 डेज एक्सटेंशन अलाउड है, वो मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में समझाएंगे। फास्ट ट्रैक अगर स्पेसिफिक एंटिटीज के लिए बोला गया, कुछ स्पेशल एंटिटीज हैं जिनके केसेस में 90 डेज के अंदर इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। एंड एडजुडिकेशन अथॉरिटी यहाँ पर कौन है बच्चों, NCLT फॉर कॉर्पोरेट्स एंड DRT। DRT का मतलब डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जब बात करेंगे इंडिविजुअल्स के पार्टनरशिप की। देखिए मैं आपको पहले बताऊँ, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान सुनते जाइएगा, डिटेल में सबके जाऊँगा मैं भी, ठीक है। DRT के डिटेल में भी जाएंगे, अलग से स्पेसिफिकली हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे NCLT के प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। सो ध्यान से एक एक चीज़ को समझेगा। अभी हमने सिर्फ छोटी सी बात समझी, आईबीसी के बारे में बोला, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की हम बात कर रहे हैं, इंसॉल्वेंसी क्या होती है हमने वो समझा, जब एक पर्सन कैसा है, इनकैपेबल है अपने डेट्स को रीपे ऑफ करने के लिए। जब हम बोलते हैं इसी बात को किस सिचुएशन में आकर बैंक्रप्सी, जब हम बोल रहे हैं बैंक्रप्सी तो मतलब हम ये बोल रहे हैं कि लीगल ऑर्डर है वहाँ पर, ठीक है, किसी कोर्ट ने या लीगल अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया है कि ये पर्टिकुलर पर्सन क्या है, अब ये अपना डेट्स पे ऑफ नहीं कर सकता है। इसी केस के अंदर हम जब बोलते हैं लिक्विडेशन, तो ये लिक्विडेशन इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन जब बोल रहे हैं तो वहाँ पर क्या बोलेंगे, कंपनी या कॉर्पोरेट्स के लिए। क्लियर, एकदम छोटा छोटा बात सीख रहे हैं अभी। अब बेटा ये देखो आप, इंटरेस्टिंग एक चार्ट देखिएगा कि इंडिया में ना बैंक्रप्सी से पहले कई सारे लॉस थे। देखो, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज प्रोविजंस, याद रखिएगा, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजन 1985। ये आपको बताऊं मुझे के बाद 1981 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रपोजल रखा और उसके लिए कमेटी बनाई थी, तिवारी कमेटी, ठीक है। तिवारी कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी कि ठीक है जी, एक ऐसा लॉ होना चाहिए ताकि क्या हो सके, जो एसेट्स है ना, क्या देखिएगा, जो ऐसी कंपनीज में एसेट्स हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अब जहां इन्वेस्टमेंट आइडल पड़ा हुआ है, मतलब उसका यूज नहीं हो पा रहा है और वो कंपनीज कुछ अच्छा इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, तो उनका सही जगह यूटिलाइजेशन हो, ठीक है। दूसरा, ऐसा भी देखा गया कि जहां पर यू नो व्हाट से उसको रिलीज किया जाए, रिलीज किया जाए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, आपकी नहीं, मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन की कंपनी है या वो एक एंटिटी रन कर रहा है और जिसके अंदर एसेट्स के इन्वॉल्वमेंट मान लीजिएगा 1 करोड़ की है, बट अब वो किसी रीजंस की वजह से मान लीजिएगा अपने डेट्स को पे ऑफ नहीं कर पा रहा है और वो बिल्कुल जाम पड़ा है जी, मतलब अब यहाँ से क्या किया जाए, अगर यहीं से इसकी स्ट्रेस एसेट्स है इसको या तो रिजॉल्व किया जाए ताकि इसको सेल किया जाए, पैसा जनरेट हो यहाँ से, तो अल्टीमेटली किसी और प्रोडक्टिव बिजनेस में इसको यूज़ किया सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सिक इंडस्ट्रियल यहाँ पे कंपनीज को लेके जो एक्ट बनाया गया तिवारी कमेटी ने, इसकी अपनी सजेशन दी और यहाँ पर एक एक्ट फॉर्म किया गया, ठीक है। फिर आरबीआई ने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग, देन आरबीआई ने बैंक स्पेसिफिकली बैंक्स के लिए ऐसे यू नो व्हाट कॉन्सेप्ट रखा गया। इसके अलावा हम बात करें रिकवरी डेट ड्यू टू द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993, सरफासी एक्ट 2002, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, प्रेजेंस टाउन 1908 एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्ट 1920। मतलब अलग अलग लेवल पर अलग अलग एक्ट्स की रिफॉर्म भी की गई। आईबीसी एक्चुअली आने का रीजन ये था कि यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी बहुत ज्यादा हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मतलब यू नो एक इंसान कंफ्यूज होता मैटर कहाँ जाएगा कैसे जाएगा। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे इंडिया को एवरेज 4.5 साल लगते थे किसी एक मैटर को, कौन से इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड, बैंक्रप्सी से रिलेटेड मैटर्स को रिजॉल्व करने में। अब वो एक्चुअल लगने का रीजन देख रहे हैं आप, नंबर ऑफ द लॉज हैं और एप्लीकेबिलिटी उनकी और कंफ्यूजन करती है। दैट्स व्हाई कंट्री को जरूरत था ऐसे लॉ का, याद रखिएगा, जिसको हम बोल रहे हैं आईबीसी। इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में ध्यान से कि आईबीसी कहाँ कहाँ अप्लाई होने वाला है। कंपनीज एक्ट, इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज, ऑफ कोर्स हमने बात किया कंपनीज एक्ट के ऊपर अप्लाई होगा। कंपनीज गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कंपनीज गवर्न बाय स्पेशल एक्ट्स, ऐसी कंपनी जिनको हम स्पेशल, आप स्पेशल एक्ट अच्छे जानते होंगे, जिनको खुद का एक स्पेसिफिक एक्ट होता है। जैसे कई इंश्योरेंस कंपनीज हैं मेरे बच्चों, इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी जिसका नाम LIC है, आपको याद होगा, इसका खुद का एक सेपरेट एक्ट है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं LLPs के ऊपर अप्लाई होगा। बॉडी कॉर्पोरेट्स नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स
सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर बताएगा, आप लोग जानते हो उसका पावर है। पर्सनल गारंटर, अगर पर्सनल गारंटर ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट्स, ठीक है, और कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म। अब देख रहे हैं पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही अम्ब्रेला में कवर कर लिया गया है। एंड इंडिविजुअल्स क्लियर। तो जनरली अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ अप्लाई होने वाला है मेरे बच्चों, इसको एक बार लिस्ट को अपने बुद्धि में बैठा लीजिएगा। हमने बोला कंपनीज पे होगा, कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई हैं, यू नो व्हाट, स्पेशल एक्ट हुई हैं, बॉडी कॉर्पोरेट्स पे जिनको नोटिफाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म पर, प्रोप्राइटरशिप फर्म के ऊपर, और इंडिविजुअल्स पे, पर्सनल गारंटर पे IBC के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, ठीक है। नाउ अब इंटरेस्टिंग फैक्ट समझते हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी समझते हैं सर। अभी मैंने आपको बताया था अगर मैटर इंडिविजुअल्स का है, डिफॉल्ट किसने किया, इंडिविजुअल ने, तो DRT में जाएगा मैटर। यहाँ पर जो एप्लीकेशन आप फाइल करेंगे ये जैसे बोल रहे हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। अगर क्या होगा मेरे बच्चों, ध्यान सुनना, इंडिविजुअल ने डिफॉल्ट किया हुआ है रिगार्डिंग द रीपेमेंट ऑफ दैट्स, हिज और हर दैट्स, इन दैट केस आपकी एप्लीकेशन कहाँ जाएगी, बाय द क्रेडिटर DRT में, ठीक है। DRT से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, इन दैट केस यू कैन मेक द अपील टू ऑफ कोर्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, वो DRT के अंडर, यू नो, अपर बॉडी हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअल मैटर है, पार्टनरशिप का मैटर है, ठीक है, प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात हो रही है, तो हम DRT में पहुंचेंगे। DRT देन अपील अगेंस्ट, यू नो, DRT दैट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, ऑलराइट। एंड अगर उससे भी कुछ नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट जाओ। यहाँ हम कॉर्पोरेट पर्सन्स की बात कर रहे हैं तो NCLT, NCLT एंड फर्दर सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मेट में भी समझा रहा हूँ, छोटी छोटी बाबातें इसलिए कह रहा हूँ, यही पकड़ बढ़नी हो, पहले एक बिल्ड कर लेते हैं स्ट्रक्चर ताकि माइंड में क्लैरिटी आ जाए, ऑलराइट, टॉपिक पढ़ने से पहले। अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि सर इस कोड के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी मैं उसी की बात कर रहा था आपसे। देखिए, प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, सर एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करेगा, जस्ट थिंक अबाउट इट यार। एक बात बहुत ही रिलैक्स होकर सोच कर देखो, ज़्यादा रिलैक्स मत हो जाना, सो ही जाओ कहीं, ठीक है। रिलैक्स का होने का मतलब फिर यहाँ पर यह है कि आपके पास में, मान लीजिएगा आपने बिजनेस में किसी को, पर्टिकुलर पर्सन को क्रेडिट सेल किया, और ये कॉमन प्रैक्टिस है क्रेडिट सेल, ठीक है। क्रेडिट सेल करने के बाद में उस पर्टिकुलर पर्सन ने अब आपको पेमेंट नहीं कर रहा। अब जब आपके पास पेमेंट ही नहीं आएंगी तो फर्दर आप कहाँ से जाके परचेस करोगे, आप भी परचेस नहीं कर सकते हो। अल्टीमेटली आपके बिजनेस पे क्या होगा, आपकी जो कैश का जो फ्लो है वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, और आप ना ये सोचोगे यार मैं बिजनेस करके अच्छा फंस गया, बिजनेस करता हूं तो क्रेडिट सेल करता हूं, क्रेडिट सेल करता हूं तो जो हमारा लोग डेटर लोग है वो पेमेंट नहीं करता, पेमेंट नहीं करता तो अल्टीमेटली मेरे को क्या दिक्कत आ रहा है, मैं आगे से परचेज नहीं कर सकता। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन अगर आपके पास एक ये कॉन्सेप्ट, यू नो व्हाट, एक आपके पास ये, यू नो व्हाट, एक इस तरह की लीगल रेमेडी हो कि आपकी अगर पेमेंट्स रिसीव नहीं हो रही है तो आप ऐसी अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हो, ऐसे प्रोसेस के, यू नो व्हाट, ऐसे एप्लीकेशन, ऐसे प्रोसेस फाइल कर सकते हो जहां से आपके जो, यू नो व्हाट, डेट्स हैं उसकी रिकवरी टाइमली हो सके, ऑलराइट। जैसे हमने देखा अभी 180 डेज के अंदर जो एजुडिकेशन अथॉरिटी जो है ऐसे मैटर्स को रिजॉल्व करती है। तो कहता है कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। ऑफ कोर्स ज़्यादातर लोग विश्वास रखेंगे कि हाँ जी हम अगर बिजनेस करते हैं तो हमें अगर ऐसी सिचुएशन आती है, डिफॉल्ट अगर हो भी जाता है बाय द डेटर, इन दैट केस हमें चिंता नहीं करना है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, अब क्या होता है बच्चों, क्रेडिट अवेलेबल हो पाएगा, कैसे अवेलेबल हो पाएगा, देखो समझो। जो इन्वेस्टमेंट आइडल था, कंपनी ए मान लीजिएगा ABC लिमिटेड के अंदर पैसा लगाया हुआ था, ये कंपनी मान लीजिएगा सिक कंपनी की तरह ट्रीट हो रही है, आज सिक कंपनी बन गई, ठीक है। ये कंपनी सिक कंपनी है, इसमें एसेट्स तो है ना, अब ये एसेट्स जब रिलीज हो जाएगी यहाँ से, है ना, अगर रिलीज करता, लिक्विडेशन गया, रिलीज हुआ, तो अल्टीमेटली जो इससे आने वाला पैसा है वो कहीं ना कहीं फर्दर किसी प्रोडक्टिव बिजनेस के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। सो यू नो व्हाट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, सभी का ही भला होने वाला है, किसी एक का नहीं। मतलब देखिए, जब यहाँ अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इसके एम्प्लॉयज़ भी इफेक्ट हो रहे होंगे, उनको है ना, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, कैसे मिलेगा, अब यहाँ पे सिचुएशन बताता हूँ, दो तरीके होती है, ध्यान समझना बेटा। या तो एप्लीकेशन जब फाइल हो जाती है बिफोर NCLT इन केस ऑफ कॉर्पोरेट्स और बिफोर DRT, ठीक है, दो सिचुएशन बता रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बिफोर NCLT अगर एप्लीकेशन फाइल हो जाती है, ठीक है। तो या तो क्या होगा, आपको आगे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अपॉर्चुनिटी का मतलब, ठीक है, आप अपने आप को एक रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कीजिएगा और आप गोइंग कंसर्न पर बिजनेस कीजिएगा। मतलब ठीक है, आप पे ऑफ कीजिएगा, आपको टाइम दिया जाएगा डेट्स को पे ऑफ करने के लिए, बट इसे आप कंटिन्यू कीजिएगा बिजनेस को।
दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है कि अगर आपका सक्सेसफुल नहीं रहता है रेजोल्यूशन प्लान, मैं बताऊंगा बेटा, है ना, रेजोल्यूशन प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है तो लिक्विडेशन में जाएगी कंपनी। लिक्विडेशन में जाएगी तो याद देखिए क्या होगा, अल्टीमेटली एसेट्स को जो सेल आउट किया जाएगा और प्रोसीड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं बोल रहा हूँ बैलेंस ऑफ ऑल, तो अल्टीमेटली सभी के बारे में सोच रहा है कि स्पेसिफिकली नहीं, इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। आप इसको समझते हैं ना, कंपनी के जो एम्प्लॉयज है वो स्टेक होल्डर्स है, कंपनी का क्रेडिटर लोग है, गवर्नमेंट ड्यूज होते हैं वो लोग हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन हु आर अटैच्ड विद द कंपनी वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अल्टरेशन इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूज। जी हाँ, ये भी एक अच्छा रिफॉर्म लेकर आए थे अमेंडमेंट के साथ में, इनिशियली नहीं था, बाद में लेकर आए कि गवर्नमेंट ड्यूज जो है वो आप बेटा बाद में दे सकते हैं। ठीक है, पहले आप जो कि सिक्योर्ड क्रेडिटर की कैटेगरी है, ठीक है, जैसे हम अभी एग्जांपल लेके बता रहे हैं यहाँ पर, उनकी आप पेमेंट्स पहले करेंगे। एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बोर्ड क्या करेगी, स्पेसिफिकली यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन प्ले करेगी कि भैया आईबीसी की जो प्रैक्टिसेस हैं वो एक्चुअल कंट्री में फॉलो हो रही हैं नहीं हो रही हैं, और उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो ये एक जर्नल सामने बताया कि ऑब्जेक्टिव है इसके आने का। ऑलराइट, देख लो मेरे बच्चों, अच्छे से सीखो और समझो, अभी मॉड्यूल में जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पहले एक बार ब्रीफ ले लेते हैं छोटा सा। ठीक है, अब अगर यहाँ से एक याद देखिएगा आईबीसी के इंट्रोडक्शन को मैं अब लीगल फॉर्म दे रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी इसमें अच्छे से और आए। देखिए, अगर आईबीसी फ्रेमवर्क की हम बात करें, पार्ट 1 जो है प्रिलिमिनरी है, बेसिकली यहाँ पर डेफिनेशंस कवर की गई हैं। सेकंड की बात करें, इट इज डिवाइडेड टू 5 पार्ट्स। ऑलराइट, सेकंड की बात करें इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट पर्संस, जहां पर सारा मामला कहाँ होगा, एनसीएलटी का ना डील होगा कॉर्पोरेट पर्सन के लिए। तो पार्ट सेकंड जो है वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन। पार्ट थर्ड के अंदर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड बैंक्रप्सी। आप समझ जाओ बैंक्रप्सी वर्ड यूज होगा किसके लिए हो रहा होगा, पार्टनरशिप फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स। ऑलराइट, एंड पार्ट 4 कहता है रेजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, रेगुलेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, एजेंसीज एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। यहाँ पर हम बताएंगे जो ऐसे पर्सन हैं जो यहाँ पर जो एसोसिएटेड है विद द एक्टिविटीज ऑफ आईबीसी। अब यहाँ बोल रहे हैं प्रोफेशनल रेजोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इस मैटर को याद देखिएगा, जब हम लोग अभी डिटेल में जाएंगे तो इसमें प्रोफेशनल बॉडीज भी इन्वॉल्व होंगी, प्रोफेशनल पर्सन्स भी इन्वॉल्व होंगे, जो इस पूरे प्रोसेस को याद देखिएगा आपको चलाने के लिए बेहद अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मतलब इसका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन पूरा परफॉर्म करने का इन लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। एजेंसीज हैं, ठीक है, लेटर ऑन, जैसे ICSI, ICAI, ये प्रोफेशनल बॉडीज जो अटैच हैं साथ में, ठीक है, उनको एजेंसी का हम नाम दे रहे हैं। एंड पार्ट 5 जो है मिसलेनियस बात करेगा। एंड 7 स्केड्यूल जो है अमेंडमेंट टू द डिफरेंट लेजिस्लेशन। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो अमेंड कर सकता है, बाय द टाइम क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी तो उसके अंदर अमेंडमेंट्स भी कर सकता है आईबीसी के अंदर। अब देखो मेरी बात को ध्यान सुनते जाओ मेरे बच्चों, एक बार ध्यान से सुनो, ये सिर्फ मैंने पार्ट्स में बताया है। अब हम जब इस पूरे टॉपिक को, बुक को हम समझेंगे ना, तो इन्हीं पार्ट्स के अंदर हम जाएंगे। पार्ट 1 के अंदर हम लोग पेमेंट डेफिनेशंस को एक बार रीड करेंगे। सेकंड के अंदर हम लोग कॉर्पोरेट पर्संस की बात करेंगे, जब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन की बात हो रही होगी। वहीं बैंक्रप्सी की बात हो रही होगी जब, अब देखो बार बार नहीं बोलना है हमको, बैंक्रप्सी समझ जाना इमीडिएटली माइंड में कि क्या पार्टनरशिप या फिर पर्सन्स के, इंडिविजुअल्स की बात कर रहा है। थर्ड 4th के अंदर हम जब बॉडीज की बात करेंगे, कौन सी बॉडीज हैं जिनकी रेगुलेशंस की, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हो गए सर, या इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज हो गई सर, जो एजेंसीज हैं उनकी बात करेंगे। ऑलराइट, सो मेरे बच्चों फटाक से आ जाओ बुक पे और अपने मॉड्यूल के साथ में इसे हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आइएगा फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों, मॉड्यूल साथ में रखिएगा, डिटेल में समझते हैं। आइएगा, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट तो आपको बता ही दिए हैं, ठीक है, अब रिफॉर्म का जरूरत तो है ही। देखो अब कहता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी आर नॉट सिनोनिम्स, यही डिस्कस कर रहे थे, बहुत लोग गलती करता है, इसलिए कह रहे हैं ध्यान से पढ़ना। इंसॉल्वेंसी इज स्टेट ऑफ वन हुज एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू पे हिज डेट्स, ये कहता है, और हिज जनरल इनएबिलिटी टू पे हिज डेट्स। अब ये तो भाई आप कह रहे हो कि आई एम इंसॉल्वेंट पर्सन, आप नहीं कह रहे, मतलब कोई भी एक इंसान कह रहा है आई एम इंसॉल्वेंट, हो सकता है ना धोखा देने के लिए कर रहा हो ऐसा, ठीक है। तो ये तो हम ये बता रहे हैं कि भैया एक पर्सन है जो इनएबिलिटी शो कर रहा है कि ठीक है, ही इज अनएबल टू पे हिज डेट, या उसके एसेट्स जो है वो सफिशिएंट नहीं है। बट बैंक्रप्सी जब बोलेंगे तो बैंक्रप्सी के अंदर क्या वर्ड यूज करेंगे, देखो, एंड बैंक्रप्सी में, अच्छा एक बार ये भी पूरा रीड करते हैं, एक्सप्रेस द इनएबिलिटी ऑफ अ पार्टी टू पे हिज डेट्स एज दे बिकम ड्यू इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इज इट क्लियर? बैंक्रप्सी क्या कह रहा है, लीगल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, लीगल स्टेटस ऑफ अ पर्सन और एन एंटिटी
यहाँ पर जब पर्सन बोल रहे हैं तो यहाँ पे हमने बोला इंडिविजुअल्स भी हो सकता है, ठीक है, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हो सकती हैं। एंटिटी का मतलब है बॉडी, कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, ठीक है, क्लियर एकदम। हु कैन नॉट रिपे डेट्स टू क्रेडिटर्स। अब देखो लीगल स्टेटस वर्ड यूज हो रहा है, फिर बोल रहा हूँ लीगल स्टेटस। द प्रोसेस बिगिंस व्हेन फाइलिंग अ पिटीशन इन अ कोर्ट और बिफोर एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी designated for this purpose, and debtor sets are evaluated and used to pay the creditors in accordance with the law। बात समझ में आ रहा है? बैंक्रप्सी में क्या होगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन के एसेट्स का मतलब देखो समझो ना, ऑर्डर देगी कौन, कोर्ट देगी या स्पेसिफिक अथॉरिटी देगी। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी यहाँ इस केस में हम किसको बोलने वाले हैं, एनसीएलटी या डीआरटी। इज इट क्लियर? नाउ इंसॉल्वेंसी की अगर बात कर रहे हैं, इज एन इनएबिलिटी ऑफ अ डेटर टू पे रिपे देयर डेट्स। Bankruptcy is a formal declaration of insolvency in accordance with the law of the land, and bankruptcy occurs when a court determines insolvency and gives legal order for it to be resolved। ठीक है, जब हम कह रहे हैं कि कोर्ट या लीगल अथॉरिटी जो यहाँ पर वो क्या दे रही है, ऑर्डर दे रही है, तब बोल रहे हैं बैंकरप्ट हुआ। अब बैंकरप्ट जब वर्ड यूज हो रहा होगा स्पेसिफिकली तो इंडिविजुअल के लिए या हम बोल रहे होंगे किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए। देखो यहाँ पे आओ, इंसॉल्वेंट यूज्ड फॉर इंडिविजुअल, देखो एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के लिए यूज होता है। इंसॉल्वेंसी वर्ड यूज हो रहा है क्योंकि वो बता रहा है, चाहे वो पर्सन के लिए बोल रहा है, इंडिविजुअल के लिए बोल रहा है, पार्टनरशिप फर्म के लिए कह रहा है, कंपनी के लिए कह रहा है, बॉडी कॉर्पोरेट के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है कि ये तो सिचुएशन की अब है जब वो इनकैपेबल, इनएबिलिटी है टू पे डियर डेट्स। और जब हम इसको वर्ड यूज करेंगे, इंसॉल्वेंसी इज नॉट रिजॉल्व, इफ इंसॉल्वेंसी इज नॉट रिजॉल्व, अगर नहीं हुआ ना मैटर रिजॉल्व, इन दैट केस इट लीड्स टू अ बैंकरप्सी इन केस ऑफ अ इंडिविजुअल एंड लिक्विडेशन इन केस ऑफ अ। सर ये नॉट रिजॉल्व का मतलब समझो, एसेट्स है, इनसफिशिएंट है, मैटर कोर्ट में गा रहा है मान लीजिएगा। अब वो पर्टिकुलर पर्सन ना समझो अगर अपनी डेट्स को रिपेयर नहीं कर पाया एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, ठीक है, इन दैट केस लीड होगा मैटर का बैंकरप्सी के अंदर। अब यहाँ जब बैंकरप्सी का मतलब जब कोर्ट ऑर्डर दे देगा या अथॉरिटी ऑर्डर देगा कि पर्टिकुलर पर्सन बैंकरप्ट हो गया है, क्लियर एकदम। अब इसे कैसे दिया जाएगा, तो कोर्ट में एप्लीकेशन जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पर ऑफिशियल लिक्विडेटर आएगा, ऑफिशियल लिक्विडेटर एसेट्स को कलेक्ट करेगा, अपनी रिपोर्ट बनाएगा, वो पूरा प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उस केस में कंसीडर किया जाएगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन बैंकरप्ट हुआ है या कंपनी लिक्विडेशन में गया नहीं गया, ठीक है। आइएगा, अब यही सेम बात हम यहाँ समझा था सेक्शन 79 सबसेक्शन 3 के अंदर। बैंकरप्ट मीन्स a debtor who has been adjudged as bankrupt by a bankruptcy order under section 126। वही पार्टनरशिप के लिए बोल रहा है या उसके इंडिविजुअल या पार्टनर्स की बात कर रहा है। और कह रहा है कॉर्पोरेट्स के लिए एनी पर्सन एडजस्ट एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तो ये बैंकरप्ट का मीनिंग यहाँ पर रेफर कर रहा है। ये बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग आगे चल के देखते हैं। लिक्विडेशन की अगर बात कर रहे हैं तो देखो on the other hand, general sense means closer winding up of corporations on an incorporated entity through a legal process on account of its inability to meet its obligation to pay its debts, and the assets are sold at the most reasonable rates by the competent liquidator appointed in this regard। अब ये सारा कॉन्सेप्ट तो हम लोग प्रोसेस में जाएंगे वन बाय वन, तब हम समझेंगे। लिक्विडेशन के अंदर हमने एक बात सिंपल सा हमने माइंड में सेट कर लिया है, क्या होगा भैया, कोर्ट ऑर्डर देगा, एसेट्स को कलेक्शन किया जाएगा और भैया अब ये जो एंटिटी थी ना इज गोइंग टू बी वाइंड अप। इज इट क्लियर? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ से अगर चले, देखो मैं आपको बता रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेटा इसको फटाफट से रीड कर लेते हैं, आप याद रखिएगा, पूरा स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा। 1981 कमेटी बनाया था बेटा, कौन सी, तिवारी कमेटी, ठीक है, and examine the matters, recommend the suitable remedies based on recommendations। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि स्पेशल लेजिस्लेशन बनाया जिसका नाम था सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1985। अभी क्या होता था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, देखो डिटरमाइन सिक, इसका determine sickness and expedite the revival of potentially viable units। भाई ये potentially लगता है ये अगर यूनिट्स को रन किया जा सकता है तो इनको रिवाइव करो। रिवाइव का मतलब इनको वापस से थोड़ा बहुत भैया फंड प्रोवाइड करो और इनको वापस से खड़ा करो। यह कह रहा है क्लोज कीजिए, क्लोजर ऑफ द ऑफ कोर्स वाइबल नहीं है, ठीक है, तो ऐसी यूनिट्स को क्लोज की जाए। इसका पर्पस क्या था, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट by revival idle investment in sick units will become productive, and by closure the locked up investment and viable units would get released for the productive use elsewhere। तो या तो क्या होगा, वाइंड अप देखो समझो आप क्या करेंगे, अल्टीमेटली
जो पैसा आइडल पड़ा है उसको कहीं और से इस्तेमाल के लिए कर सकता है, उसे प्रोडक्टिव यूज के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये प्रोजेक्टिव अनवाइबल है तो फिर किसी, याद रखिएगा प्रोजेक्टिव अनवाइबल जैसे बोला भी, प्रोजेक्टिव अनवाइबल है तो किसी और पर्टिकुलर बिजनेस में उसको यूज किया जाएगा। एनीवेज आगे देखते हैं। द बोर्ड, यहाँ पर एक और याद होगा आपको, बोर्ड ऑफ एक्सपर्ट्स नेम द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन वाज सेट अप इन जनवरी 1987, गॉट फंक्शनल 15 मई 1948, याद रखिएगा 87। इसमें अपीलेट भी बनाया गया। अपीलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन was constituted in April 1987. Government companies were brought under the purview of स्पेशल, याद रखिए, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1987 के अंदर, 1991 के अंदर याद रखिएगा गवर्नमेंट कंपनीज को भी कवर किया गया। ये सिर्फ एक बार रीड करवा रहा हूँ ताकि आपके बहुत में माइंड में चला जाए बात। However, overall experience was not satisfactory because of various factors including non-applicability of SICA to non-industrial companies and small ancillary companies, basis of immunity provided under section 22. Alright. अब देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली बात। इंसॉल्वेंसी पेनल्टी कोड 2016 was notified on 20 May 28, 2016. इंपॉर्टेंट हमारे काम के लिए आ रहा है। At present, the SICA Act 1985 is repealed and BIFR and appellate या देखिए appellate की बात कर रहे हैं, were dissolved. अभी कोई भी अगर पेंडिंग BIFR का था भी याद रखिएगा या फिर appellate में था, अल्टीमेटली उसको भी कहाँ ट्रांसफर किया गया, NCLT के अंदर। पुरानी अगर हम बातें देखें बेटा, इंसॉल्वेंसी के रखिए IBC के आने से पहले की बात करें तो देखिए प्रेसिडेंसी टाउन एक्ट 1909, प्रोफेशनल इंसॉल्वेंसी की बात करें 920, ये सारा याद रखिएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का दिया हुआ था, ठीक है। ऑफ कोर्स सारा ब्रिटिश का चल रहा है, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1982, कंपनीज एक्ट, सिक इंडस्ट्रियल याद रखिएगा। इसके बाद में रिकवरी फॉर स्पेसिफिकली बैंक्स था, ये सिर्फ ऑफ कोर्स सरफासी एक्ट अभी भी हम पढ़ते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन याद रखिएगा पहले ये कॉम्प्लिकेशन जो थी ना IBC के बाद में खत्म हुआ। देखो आप एक एंटिटी के क्लोजर के लिए कि नंबर ऑफ लॉज की यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी है, क्या हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आइए, ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है मेरे बच्चों। अगर पूछते हैं आपसे कि इसका सोर्स क्या है तो याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर लिस्ट नंबर 3 मेरे बच्चे जानते होंगे, जिसे हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। उसके अंदर एंट्री नंबर है 9 जो कि कवर करता हमारा स्केड्यूल नंबर 7 के अंदर। स्केड्यूल हमारा 7 है जहाँ पर IBC की रेफरेंसेस दे देखी हैं और ये बोला गया है कि IBC से रिलेटेड लॉ सेंट्रल एंड स्टेट दोनों बना सकते हैं, क्योंकि कौन सी लिस्ट हम कवर कर रहे हैं, इसको कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कर रहे हैं। ये ऑस्पेक्ट्स और भी इंटरेस्टिंग है, इसके डिटेल में मैं आगे जाऊँगा, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ बैंक्रप्सी के बारे में बात करें। अभी देखो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, कई कमिटीज ने ना ये ऑब्जर्व किया कि भाई देखो ये बड़ी अच्छी लाइन है, मैंने हाईलाइट पहले कर रखी है आप लोगों के लिए। कमिटी ऑब्जर्व दैट करंटली क्रेडिटर्स हैव लिमिटेड पावर in case of debtors default in making the payment and they are able to recover only 20% debt amount on an average। मतलब 100 रुपया देने के बाद में मुश्किल से मुश्किल 20 रुपये कवर कर पाते थे। 100 रुपये का तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो कमेटी का ऑब्जर्व ये था कि यार अच्छा फिर है ना मजे की बात, इसमें डिसाइड करने वाला भी कौन था, पहले डेटर डिसाइड कर रहा था। बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं काम होना चाहिए। क्रेडिटर इन कंट्रोल कॉन्सेप्ट लेकर आइएगा, देखिएगा क्रेडिटर इन कंट्रोल रिजिम लेके आइएगा। और फिर कमेटी ऑफ क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट रिड्यूस किया गया, बाद में याद रखिएगा इसमें रिफॉर्म्स करके ये कहा गया कि अब कमेटी ऑफ जो क्रेडिटर है ये डिसीजन लेगी किसके लिए, कि वो कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करे, मतलब गोइंग कंसर्न बनाए इसको, या इसको भैया वाइंड अप करवाए। कंपनीज के केसेस को बता रहा हूं, ठीक है। सो ऐसे केसेस के अंदर जो कमेटी की रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, कमेटी ऑफ क्रेडिटर को एक पावर दी जाए, वो अपनी कमेटी बनाए, याद रखिएगा, और कमेटी बना के इस मैटर पे रिजॉल्व करे। कैसे लेगी डिसीजन लेगी बाय पासिंग वोट्स। अब वोट्स कैसे कैलकुलेट होगा, जितना जिसका पैसा इन्वॉल्व है उसकी उतनी वोटिंग पावर होगी, और किसी भी डिसीजन के लिए पहुंचने के लिए 75% की रेजोल्यूशन फेवर होनी चाहिए। क्लियर है। अलग अलग देखो बेटा कमिटीज आई थी। 1964 में तिवारी कमेटी है, 1981 में तिवारी कमेटी, सॉरी थर्ड कमीशन कमेटी, एंड देन तिवारी कमेटी 1981 के अंदर, 1991 के अंदर नरसिम्हा कमेटी। सब ने अपने अपने याद देखिएगा यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग एक्ट्स की रिकमेंडेशन दी, कुछ अमेंडमेंट्स की रिकमेंडेशन दी, ठीक है। मैं अगर बात करूँ बेटा इसको ध्यान से देखो, 2014 बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी, यहाँ पर हमने इसको खास तौर से कंसिडर किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ रहा है, हो सकता है नीड फॉर न्यू लॉ, जैसे अभी हम बताए थे। देखो एज पर द वर्ल्ड बैंक डेटा इन 2015
इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन इन इंडिया टुक 4.3 लगभग 4.5 साल ऑन एवरेज, which was very higher when compared to the other countries such as United Kingdom. United Kingdom में 1 साल ही खत्म हो जाता है मैटर, यूएस के अंदर 1.5 साल के आसपास होता है, इवन पाकिस्तान जैसी कंट्री, यार पाकिस्तान जैसी कंट्री 2 साल के अंदर खत्म कर देती है, पाकिस्तान जैसी कंट्री, ठीक है. Now these delays were caused due to the time taken to resolve cases in courts and confusion due to lack of clarity about the current bankruptcy framework. Alright, चलिए सेक्शन 1 के अंदर याद रखिएगा, आईबीसी कोड 2016 के अंदर हम बात करते हैं जब, तो सेक्शन 1 में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखा है कि वो डिफरेंट डेट्स पे इसके डिफरेंट प्रोविजंस को अप्लाई कर सकती है. ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखो बेटा. ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड इज कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन. कंसोलिडेट नंबर ऑफ लॉस है ना, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट था, ऑलराइट, उसके बाद में बात किया प्रोविजन जो पुराने और लॉस से रिलेटेड वो थे, BIFIR रिलेटेड प्रोविजंस है, यू नो एक्सपर्ट बोर्ड से हम बात कर रहे हैं. अभी अल्टीमेटली क्या कर रहा है, या कई सारे लॉज, पुराने लॉज जो एप्लीकेबल होते हैं उन सबको उसने क्या किया, कंसोलिडेट किया, एक रिफॉर्म, एक इंडिविजुअल कैटेगरी में लाया, एक क्लियर. एंड the insolvency resolution of corporate person, partnership firms, individual time bound manner. An effective legal framework for timely resolution of insolvency bankruptcy will not only encourage entrepreneurship but will also improve cases, of course, improve the ease of doing business. Failure more investment leading, देखो ये important है, facilitate more investment leading to high economic growth and development. अभी मैंने आपसे ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे, वही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जब पैसा, देखिए समझेगा, यहाँ हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, फैसिलिटेट मोर इन्वेस्टमेंट्स लीडिंग टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ. अब लीडिंग टू हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, पैसा अगर अवेलेबल होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. अब वो कब होगा, मैंने बोला ना, किसी अभी सहारा ग्रुप का एग्जाम्पल आपको मैंने दिया, 4,000 करोड़ का एसेट्स, 4,000 करोड़ का एसेट्स यार, जब मैटर रिजॉल्व हुआ है मतलब लगभग 4-4.5 साल बाद में, तो वो 750 करोड़ का वैल्यू रह गया मार्केट में, क्या हो रहा है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यहाँ इसके आने से बहुत कई सारे बेनिफिट्स हैं जो इंडियन इकोनॉमी को मिलेंगे. एनीवेज चलिए, ये सिर्फ एक रीड कर सबके सबसे कहूँगा, कभी ये बेटा पास हुआ है सारी एस्पेक्ट सबको रीड करके देखनी है, ठीक है. एक बार ये देखते हैं, देखिए. Consolidates the existing framework by creating a single law for insolvency bankruptcy. The code applies to companies, partnership, limited liability and individuals. Alright, ये हमने डिस्कस कर लिया है. ये पूरा मैंने चार्ट से डिस्कस किया था कि कहाँ कहाँ अप्लाई होगा. कंपनीज पे होगा, कंपनीज अंडर स्पेशल एक्ट होगा, बॉडी कॉर्पोरेट्स पे होगा, या देखिएगा प्रोप्राइटरशिप फर्म पर है, पर्सनल गारंटर के ऊपर है, इंडिविजुअल्स है, पार्टनरशिप फर्म्स में. ऑलराइट, चलिए अब देखो ये इंटरेस्टिंग बात है. ऐसा नहीं है कि, याद रखना कि सिर्फ क्रेडिटर ही उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन दे सकता है आईबीसी के अंदर, है ना. डेटर खुद भी वॉलेंटरी लिक्विडेशन की तरफ भी जा सकता है. आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट पहले भी. देखो क्या कहता है, वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म कवरिंग कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप, इंडिविजुअल्स अदर देन फाइनेंशियल फर्म्स. यह इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा, अदर देन फाइनेंशियल फर्म्स, बैंक्स वगैरह की हम बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है. The code gives both creditor and debtor of power to initiate proceedings. दोनों ही एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अंडर आईबीसी, ठीक है, बिफोर एनसीएलटी. की ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, अभी हमने ये डिस्कस किए थे. क्या है इसका ऑब्जेक्टिव बेटा, देखो, consolidate and amend the law relating to the reorganization and insolvency and resolution of corporate persons, partnership firm and individual. मेन पर्पस तो ये था इसका बेटा, consolidate and amend the law relating to. क्लियर है. दूसरा कहता है प्रोवाइड टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. टाइम बाउंड मतलब 180 डेज के अंदर आप इसको रिजॉल्व कीजिएगा, ठीक है. एक्सटेंशन कितना डेज का हो सकता है, 90 डेज का हो सकता है. नाउ मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द एसेट्स. अब अभी आपको एग्जांपल दे रहे थे, जब सारा ग्रुप के अंदर सोचने वाली बात थी कि 4,000 करोड़ का जो एसेट्स का वैल्यू है वो रिड्यूस हो गए, मतलब डेप्रिशिएट हो गए, कहाँ पहुंच गए 750 करोड़ पे, तो क्या ये सही मैटर होगा? नहीं. आईबीसी ने क्या किया, जो एसेट्स का वैल्यू है वो मैक्सिमाइज हो सके, मतलब उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेटर बेनिफिट्स ला सकते हैं, ठीक है, टाइमली सेल आउट करके. नाउ प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप ने डिस्कस किया था. इंक्रीज एबिलिटी ऑफ द क्रेडिट. ऑफ कोर्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा फेथ रखेंगे, हाँ एंटरप्रेन्योरशिप में हम जाएंगे तो हमारा अगर कोई डिफॉल्ट भी करता है हमारा डेटर तो भी हमारा पेमेंट हमको मिलेगा, ठीक है. एबिलिटी ऑफ द क्रेडिट. बैलेंस ऑफ द स्टेक ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द अल्टरेशन इन द ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ द ड्यूज. ऑफ कोर्स गवर्नमेंट से पहले और भी पेमेंट्स को पहले रखा गया. एंड एस्टैब्लिश एन इंश्योरेंस बैंक्रप्सी. ऑफ कोर्स
BBI, इसके बारे में डिटेल में जाएंगे हम लोग. एंड प्रोवाइड अ प्रोसीजर फॉर कनेक्टेड एंड इंसिडेंटल मैटर्स. ऑलराइट, नाउ इसी के बारे में बेटा मैंने आपको चार्ट समझाया था, आपने ध्यान दिया होगा कि IBC के अलग अलग फॉर्म्स में, यहाँ देखिएगा जब हमने बात किया था इस वाले के लिए कि उसका फ्रेमवर्क कि पार्ट सेकंड जो है वो बात करेगा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन. देखिए इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन बोर्ड जो है एंड लिक्विडेशन कॉर्पोरेट पर्सन्स की बात करेगा. पार्ट थर्ड जब पढ़ेंगे तो बैंक्रप्सी की बात करेगा, किसके लिए, पार्टनरशिप्स एंड यू नो व्हाट इंडिविजुअल्स के लिए. पार्ट हम लोग फोर्थ में जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये रेगुलेशन बात करता है किसके, इंसॉल्वेंसी रेगुलेट करता है किसको, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को. ऑलराइट, इसके अलावा हमने बात की एजेंसीज को, ठीक है, इनके लिए हम बात करेंगे, ठीक है. एंड इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज, ये इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी सर वर्ड यूज हो रहा है बार, सर ये क्या है, डिटेल में जाऊंगा बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देता हूँ. देखो समझो, ये डेटर के बारे में ना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होने वाला एक डेटा प्लेस है जहाँ पे डेटा सारा कलेक्ट किया जाएगा. किसके बारे में, उस पर्टिकुलर डेटर के बारे में जो एक्यूरेट होगा और टाइमली अवेलेबल होगा. किसको अवेलेबल होंगे, प्रोफेशनल को. तो प्रोफेशनल तभी तो एक रिपोर्ट रेडी करेगा. ऑलराइट, तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन ही होगी तो बेटा कैसे एक सही जजमेंट आएगा. तो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी का मेन पर्पस यही है. इसके डिटेल में जाएंगे, सिर्फ मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ. क्लियर. अब देखो बेटा, आइएगा, अब यहाँ से हम लोग अलग अलग इनमें चैप्टर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है. एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जबरदस्त इंपॉर्टेंट है. मैं आपको क्लियर बता दूँ बेटा, अच्छे से बता दें. साइलेंट फीचर्स ऑफ IBBI, ठीक है, इस पर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं. अभी तक का पार्ट जो हमने डिस्कस किया है इसको आप एक बार जरूर अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा. क्वेरीज होंगे इसके ऊपर तो हम इसको जरूर एक बार डिस्कस कर लेंगे. क्वेरीज अपनी ऑफकोर्स इस चैनल के कमेंट बॉक्स में या फिर NRK9 के व्हाट्सएप पे, जहां आपका फेवरेट प्लेस है जहां बार बार आप बेचते हो वहां भी भेज सकते हैं. ऑलराइट, पहले कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, उसके बाद हम उसके में डिटेल में जाएंगे. तो अभी सिर्फ बेसिक्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया आपके सामने. ऑलराइट, चलिए, गुड बाय, टेक केयर.